मेरा परिचय। मैं अनूप सिंह वत्स, सुरक्षा अधिकारी, बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी। आज प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के इस प्रशिक्षण कक्ष में हम लोग उपस्थित हैं कुछ सेफ्टी से संबंधित जानकारियों के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, सुरक्षा जागरूकता, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं सावधानियां, पीपीई का उपयोग एवं सभी सुरक्षा मानक। सुरक्षा जागरूकता सेफ्टी अवेयरनेस। सेफ्टी अवेयरनेस क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सेफ्टी अवेयरनेस मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्यों में कुछ न कुछ खतरे, रिस्क अवश्य होता है, चाहे वो उसकी दैनिक क्रिया जैसे नहाना, खाना, सोना ही क्यों ना हो। इसे सीधे तौर पर इस उदाहरण से समझा जा सकता है। कभी आपने देखा होगा या किसी के साथ घटित भी हुआ होगा कि कोई व्यक्ति सोकर उठा तो उसको गर्दन घुमाने में तकलीफ हो रही होगी, जबकि उसने कार्य सोने, निद्रा का किया। अब उसे ऐसी तकलीफ क्यों? मतलब रॉन्ग पोस्चर में सोना, गलत, है ना, पोस्चर में सोना, है ना। जब सोने में रिस्क हो सकता है, तब हमें जब सोने में रिस्क हो सकता है तब हमें यह बात समझनी होगी कि हम सब तो एक इंडस्ट्री में उनके साथ कार्य करते हैं जहां पर विभिन्न विभागों के बहुत से स्टाफ कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के संस्थानों में हैजार्ड और रिस्क बहुत रहता है, जिसे हम सेफ्टी अवेयरनेस के जरिए समझना होगा जिसे हमें सेफ्टी अवेयरनेस के जरिए समझना होगा और उन हैजार्ड एवं रिस्क से बचते हुए अपने कार्य को संपादित करना होगा। ठीक, हैजार्ड और रिस्क को समझना है। यहाँ पे हैजार्ड और रिस्क क्या है? इंडस्ट्रियल हैजार्ड मे बी डिफाइंड एज एनी कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज that may cause injury or death to personal or loss of products or property. इंडस्ट्रियल हैजार्ड किसी भी उद्योग या इंडस्ट्री द्वारा उत्पन्न हुआ, पैदा किया हुआ एक ऐसा कंडीशन है जिसके कारण से किसी व्यक्ति की, स्टाफ की या कर्मचारी की, एम्प्लाई की इंजरी हो सकती है या उसकी डेथ हो सकती है, या किसी प्रोडक्ट की या प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है ना। ये कंडीशन जो है उसको, ऐसी कंडीशन जहां पर इस तरीके का इंजरी, डेथ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कंडीशन हैजार्ड कहलाएगा। ऐसा समझना है इंडस्ट्रियल हैजार्ड। रिस्क क्या है? रिस्क इज द पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ लॉस, डेंजर और इंजरी। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी क्या है कि मतलब डेंजर, लॉस, इंजरी, मतलब उसको इवेल्युएशन कितना गहरा, उसमें ज्यादा रिस्क है। एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हैजार्ड और रिस्क को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक छत के ऊपर जिस पर रेलिंग नहीं लगी हुई है, कोई व्यक्ति खड़ा होता है। आज 5 मंजिला छत है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है बीच में। ठीक, हैजार्ड क्या है कि किनारे पर जाएगा और गिरेगा। ठीक, ये हैजार्ड है, किनारे पे जाएगा और गिर जाएगा, ये हैजार्ड है, वहां पे खतरा है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि जितनी ज्यादा हाइट से गिरेगा या जिस मटेरियल के ऊपर गिरेगा, ठीक, वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर रिस्क होगा। ये इवैल्यूएशन होगा कि कितना इसमें रिस्क है। मान लीजिए कोई आदमी 2 मंजिले से गिरता है, नीचे बढ़िया फोम के गद्दे वद्दे लगा रखे हैं, तो रिस्क कम है। लेकिन उसी 2 मंजिले से अगर कोई गिरता है, नीचे लोहे का टुकड़ा है, पत्थर है, तो रिस्क ज्यादा है। तो इसको ऐसे समझना है कि कोई व्यक्ति बीच में अगर छत के ऊपर खड़ा है तो उसका रिस्क कम है। हैजार्ड तो है ही है, हैजार्ड वहां पे है, परमानेंट कंडीशन है कि किनारे पे जाएगा, गिरेगा, ये कंडीशन है। लेकिन रिस्क बीच में है तो कम है। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति किनारे की ओर बढ़ता जाएगा, उसका रिस्क लेवल बढ़ता जाएगा। और सबसे ज्यादा हाई रिस्क कहां होगा? एकदम उसके लास्ट एज पर होगा, छत के। दैट इज ठीक। और उसके बाद सबसे हाई ज्यादा रिस्क वहीं पे होगा। उसके बाद क्या होगा? फिर वो घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट्स हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके से समझाने में, मेरे इस तरीके से समझाने से आपको हैजार्ड और रिस्क आज क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। सेफ्टी अवेयरनेस, सेफ्टी अवेयरनेस के अंतर्गत निम्न आते हैं। क्या क्या आते हैं? टू आइडेंटिफाई द हैजार्ड इन ईच एक्टिविटीज,
क्या करना है, किसी प्रत्येक एक्टिविटी में हैजार्ड देखना है, आइडेंटिफाई करना है इसमें खतरा कहाँ है। टू एनालिसिस ऑफ रिस्क इन ईच एक्टिविटी, वापस सभी एक्टिविटीज में अब रिस्क कितना है। तो मैंने बताया ना, एक्टिविटी क्या था, छत पे खड़े होना, ये एक्टिविटी थी। उसमें हैजार्ड कहाँ पे है, किनारे पर है, और रिस्क कहाँ है, जितना हम किनारे पे नजदीक होते जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट जो है, मैं इस तरीके से समझिए इसको। ट्रेनिंग अबाउट हैजार्ड एंड रिस्क इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज है उसमें जो हैजार्ड और रिस्क है इन्वॉल्व है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। मिनिमाइजेशन ऑफ हैजार्ड एंड रिस्क, हैजार्ड और रिस्क को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कि मतलब कैसे कर सकते हैं, कि एक तो ये है कि लोगों को जानकारी, भैया किनारे पे मत जाना, बच्चे को मना कर दो भाई किनारे मत जाना, गिर जाओगे, है ना। इस तरीके से मिनिमाइजेशन हो गया। एलिमिनेशन ऑफ हैजार्ड एंड रिस्क क्या है, खत्म कैसे कर सकते हैं उस हैजार्ड रिस्क को, चारों तरफ रेलिंग लगा दिया, ठीक। तो मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आई होगी कि कैसे हम सेफ्टी अवेयरनेस कर सकते हैं। व्हाट इज द सेफ्टी अवेयरनेस, ए सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोड्यूसेस हैप्पी एम्प्लॉइज, ठीक है। एक सुरक्षित मतलब वर्क इन्वायरमेंट जो है, माहौल जो है, वातावरण जो है कार्य का, वो एम्प्लॉय को प्रसन्न रखता है। When employers put safety first, they are effectively eliminating accidents and helping employees to perform their job without fear or anxiety. मतलब एम्प्लॉयर जो है वो पुट सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सुरक्षा को प्रथम ला करके, और इफेक्टिवली एक्सीडेंट को एलिमिनेट करके, मतलब एक्सीडेंट्स को खत्म करके, मतलब खत्म करने से एम्प्लॉय को क्या हेल्प होगी, कि एम्प्लॉय जो है अपना काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा, विदाउट चिंता, भय, डर नहीं होगा। जैसे ऊपर काम करेगा तो उसको ये डर रहेगा हम कहीं गिर ना जाए। लेकिन अगर उसने सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस और लैनियार्ड लेकर के और किसी हुक में फंसा रखा है, तो उसका थोड़ा भय कम हो जाएगा कि अगर हम गिरेंगे तो लटक जाएंगे, तो वो थोड़ा और अच्छे से काम कर सकेगा, तो वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, जॉब को अच्छे से कर पाएगा। This allows workers to enter their workplace with a positive attitude, knowing that they will be safe and kept from harm. मतलब ये अलाउ करता है वर्कर्स को अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करने के लिए, और मतलब वो खतरा उतरा नहीं है उसमें। टाइप्स ऑफ सेफ्टी अवेयरनेस, सेफ्टी अवेयरनेस के मतलब कितने टाइप के हैं। सेफ्टी अवेयरनेस ऑन फायर रिस्क, फायर रिस्क पे सेफ्टी अवेयरनेस। सेफ्टी अवेयरनेस ऑन इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के आघात से मतलब करंट लगने से, इस पे सेफ्टी अवेयरनेस। वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पर काम करना, इसमें सेफ्टी अवेयरनेस। यूज ऑफ पोर्टेबल एंड पावर हैंड टूल्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, गन को, टूल्स को, इस तरीके को, इनका सेफ्टी अवेयरनेस। कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी अवेयरनेस, मतलब कोई ऐसी कन्फाइंड स्पेस, ऐसी जगह जहां पे आदमी का दम घुट सकता है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा नहीं हो, जैसे मेन होल्स में काम करना या संप वेल में काम करना, वो कन्फाइंड स्पेस में, वहां पे सेफ्टी अवेयरनेस। रोड एक्सीडेंट सेफ्टी अवेयरनेस। इंडस्ट्रियल डिजीज सच एज प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉइज, टॉक्सिक फ्यूम्स, पेंट मिस्ट एक्सेट्रा, है ना। इनके द्वारा जो इनहेल कर लेते हैं या बहरापन हो जाता है, तो इन पे सेफ्टी अवेयरनेस। इंडस्ट्रियल डिजीज, इन पे सेफ्टी अवेयरनेस। सेफ्टी अवेयरनेस ऑन मटेरियल हैंडलिंग, लिफ्टर, क्रेन्स, इनका जो यूज कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए, है ना, इन पे सेफ्टी अवेयरनेस। ये बहुत सारे सेफ्टी अवेयरनेसेस हैं, हम लोग कर सकते हैं। Why is safety awareness important? क्यों important है safety awareness? Main benefit of the creating safety awareness and providing training is the reminder that a danger can happen anytime and none of us are immune to accidents. It is the right of every citizen to live and work in a safe, healthy and protected environment. मेन बेनिफिट्स इनका क्या है, कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे के रखते हैं, इनको अवेयर करके रखते हैं, इनको बता के रखते हैं, तो इनको एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि भैया इसमें डेंजर है, इसमें खतरा है, इसमें चोट लग सकती है, और फिर आपको कोई बचा नहीं सकता दुर्घटना होने से। ये इनको पता होता रहता है, रिमाइंड होता रहता है अवेयरनेस से, ट्रेनिंग से, ठीक है, सेफ्टी अवेयरनेस से। और ये राइट है हर सिटीजन का, हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि वो अपने कार्यस्थल पर अच्छे से, है ना, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, हेल्दी इन्वायरमेंट में, सेफ इन्वायरमेंट में काम करे। ये उसका अधिकार है और हमें प्रोवाइड भी करना चाहिए।
हाउ डू यू क्रिएट सेफ्टी अवेयरनेस? हम सेफ्टी अवेयरनेस को कैसे सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? तो इसके 4 स्टेप्स हैं टू बिल्ड सेफ्टी अवेयरनेस। 4 स्टेप हैं जो सेफ्टी अवेयरनेस को बिल्ड करते हैं। पहला, डेवलप ए सेफ्टी मैनुअल। एक सेफ्टी मैनुअल डेवलप करिए। This book given to new workers on day one should pool safety information from department managers, equipment and tool manufacturers and workplace safety experts. है ना? तो इसका एक सेफ्टी मैनुअल, हम लोगों के यहाँ जब नए व्यक्ति आते हैं तो उनको एक बुकलेट मिलती है आईएसओ के रिलेटेड, जिसमें आईएसओ, ओहसास, इन्वायरमेंट, मतलब आईएसओ 9000, 14000 और 18000 के बारे में जानकारी उनको प्रोवाइड कराई जाती है। नेम ए सेफ्टी कैंपेन सच एज सेफ्टी ड्राइव। बीच बीच में सेफ्टी ड्राइव चलाने, कैंपेन चलाने। होल्ड ए सेफ्टी इवेंट सच सेफ्टी सेमिनार्स, है ना, जैसे कोई सेमिनार कर लिया, लोगों को उसमें अवेयरनेस कर रहे हैं। बिल्ड सेफ्टी इनटू एम्प्लॉइज कम्युनिकेशन। एम्प्लॉइज कम्युनिकेशन के द्वारा एक दूसरे में आपस में एम्प्लॉय कम्युनिकेशन करके सेफ्टी बिल्ड कर सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस कर सकते हैं। हाउ कैन आई इंप्रूव सेफ्टी एट वर्क प्लेस? कैसे हम सेफ्टी को वर्क प्लेस पे इंप्रूव कर सकते हैं? 7 स्टेप। द फॉलोइंग 7 स्टेप टू इंप्रूविंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। क्रिएट ए प्लान टू प्रमोट वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। एक प्लान बनाना है और उसको प्रमोट करना है वर्क प्लेस के हेल्थ और सेफ्टी के लिए। ठीक। इंस्पेक्ट योर वर्क प्लेस रेगुलरली। अपने वर्क प्लेस को नियमित चेक करते रहें। ट्रेन योर एम्प्लॉयज रेगुलरली। अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते रहें। टॉक रेगुलरली विद योर एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉय से रेगुलर टॉक करते रहें, सेफ्टी टॉक करते रहें, बातचीत करते रहें सेफ्टी से संबंधित। ठीक है। इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स नियर मिस एट शॉप लेवल। जो भी इंसिडेंट है नियर मिस है उसको शॉप लेवल पे इन्वेस्टिगेट करते रहें। मेंटेन रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। मेक सेफ्टी ए की पार्ट ऑफ योर बिजनेस। ये मान लें, इसको बनाएं कि सेफ्टी जो है हमारे बिजनेस का सबसे मेन है और की पार्ट। ये 7 स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने वर्क प्लेस की सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट आर द सम सेफ्टी टिप्स टू रिमेंबर ऑन द जॉब? जॉब के टाइम पर हमें क्या कुछ सेफ्टी टिप्स जो है याद रखने हैं, क्या रखना चाहिए? मैं आपको वो चीजें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि जो आप अपने जीवन, दैनिक जीवन में यूज करके और अपनी वर्क प्लेस की सेफ्टी को बढ़ा करके और अपने वर्क प्लेस को एक्सीडेंट फ्री जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हेल्दी इन्वायरमेंट हो और हेल्दी पीपल्स यहाँ पर जॉब में आए और हेल्दी तरीके से रिटायर हो जाए विदाउट एक्सीडेंट, विदाउट फियर। बताने के लिए सेफ्टी में बहुत कुछ है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, वो अभी यहाँ पर आपको इन्हीं चीज की जरूरत है। द फॉलोइंग 8 वर्क प्लेसेस सेफ्टी टिप्स एवरी एम्प्लॉय शुड नो। ठीक। क्या सेफ्टी टिप्स हैं जो याद रखने हैं जॉब के टाइम पे? तो 8 वर्क प्लेस सेफ्टी टिप्स मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, हर एम्प्लॉय को जानना चाहिए। क्या है? बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। पहली चीज, आपको अपने आस-पास चीजों को पता हो कि ऊपर क्रेन की हैंडलिंग तो नहीं, क्रेन से हैंडलिंग तो नहीं हो रही है, फ्लेवेबल मटेरियल तो नहीं है, मतलब नेकेड वायर तो, लाइव वायर्स तो नहीं है वहां पे, आपका प्लेटफॉर्म जो है वो सही है। मतलब जो भी काम कर रहे हैं अपने आस-पास के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी है। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। कीप करेक्ट पोस्चर्स। करेक्ट पोस्चर मतलब आप सही तरीके से सामान को उठाएं, सही तरीके से बैठें। पता लगा आपने गलत तरीके से सामान को उठा लिया और आपके वेस्ट में प्रॉब्लम आ गई, स्लिप डिस्क हो गई, है ना, या आपके मसल्स में कुछ क्रैम्प हो गया, बहुत सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट पोस्चर्स का इस्तेमाल करना है। टेक रेगुलर ब्रेक्स। बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहें। ठीक है, ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। नेवर टेक शॉर्टकट्स ऑन प्रोसीजर्स। कभी भी अपने प्रोसीजर पर जो WIs है, जो SOPs हैं आपकी, उन पे शॉर्टकट्स ना ले जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कहा गया कि इसको इस तरीके से काम करना है, किसी तरीके से उसमें लिखा हुआ है, आपने उसको शॉर्टकट लेकर के जो काम 2 घंटे में होना था उसको आपने 45 मिनट में निपटा दिया, वो टाइम बचा लिया। तो ठीक है, आपने आज टाइम बचा लिया, लेकिन अगर आप उसी शॉर्टकट्स को फॉलो करते रहेंगे तो एक दिन आपके साथ घटना हो सकती है या आपके कारण से किसी और के साथ हो सकती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक। ना तो आप खुद
इस चपेटे में आए एक्सीडेंट्स के, ना ही आपके कारण कोई और चपेटे में आए। तो ये बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बी अवेयर ऑफ न्यू सेफ्टी प्रोसीजर्स। ठीक, मुझे नए सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहले डीजल लोकोमोटिव बनता था, अब इलेक्ट्रिक ज्यादा बनने लगा है। इलेक्ट्रिक में भी उसमें कई तरीके के WAP 9-7 जो भी बन रहे हैं, है ना? तो इनके जो भी नए सेफ्टी प्रोसीजर्स आए होंगे, इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। कीप इमरजेंसी एग्जिस्ट क्लियर। इमरजेंसी एग्जिस्ट को हमेशा मतलब पैसेज क्लीन, मतलब क्लियर रखें, साफ, मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस फ्री रखें इमरजेंसी के टाइम से, जिससे कि निकला जा सके। रिपोर्ट अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ कंडीशन की रिपोर्ट करते रहें आप। ऑलवेज बियर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, है ना? ये आपके रिस्क को कम कर देगा, एक्सीडेंट्स को बचा सकता है, पहने इसको। हाउ डू यू मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क? कैसे हम वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी को मॉनिटर कैसे कर पाएंगे? ठीक है, पहला, यूज ए सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम असेसमेंट वर्कशीट टू रिव्यू प्रोग्रेस। सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम असेसमेंट वर्कशीट जो है वो रिव्यू हो, उसकी प्रोग्रेस रिव्यू होनी चाहिए। रिव्यू एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई न्यू रिस्क। ठीक है, मतलब ये देखना है कि कोई नया रिस्क तो नहीं आया है, वो रिव्यू होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, सेफ्टी सेल ने भी करा था। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनने से OHE आ गया, एक नया रिस्क हमारे यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक का। ठीक है, हम लोगों ने उसके बारे में, जो वहाँ पे LAS लोको डिवीजन के लोग हैं और जो वहाँ आसपास काम करने वाले लोग हैं, सबके साथ में पूरा प्रोग्राम कराया, ट्रेनिंग सेशन कराया, कहाँ पे रिस्क है, और उसका वर्क परमिट सिस्टम शुरू कराया कि कैसे ये ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, कब ऑफ माना जाएगा, कब ऑन माना जाएगा, क्या उसमें डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो सब बोर्ड्स लगवाए, वहां डिस्प्ले करवाए, लोगों का वेयर करा, ये सब काम करा, है ना? कहते हैं ना, प्रोग्रेस असेसमेंट वर्कशीट टू रिव्यू प्रोग्रेस, रिव्यू एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई न्यू रिस्क, इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स एज दे आकर। ठीक है, जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना? इस तरीके से हम मॉनिटर कर लेंगे। इन्वेस्टिगेट, कंडक्ट फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस ऑन इक्विपमेंट एंड प्रोसेस और इक्विपमेंट का जो है इंस्पेक्शन होना चाहिए, फ्रीक्वेंट मतलब बीच बीच में होते रहना चाहिए। इंश्योर हैजार्ड करेक्शन सिस्टम आर इन प्लेस। ठीक है, इंश्योर करना है कि हैजार्ड करेक्शन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हैजार्ड कम हो। ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए कि जिसमें हैजार्ड कम हो प्लेस पे। इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण लोग ले रहे हैं, जो आज प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसका इवेल्युएशन होना चाहिए, आपने कितना ग्रहण किया और उसको कितना वर्क प्लेस पे आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीज क्या है? फॉर एनी एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन वर्क। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट प्रिवेंशन मतलब दुर्घटना से बचाव वाले जो कार्यक्रम है, उसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है? बेस्ट कंट्रोल। एंड एड ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट ऑफ ए सप्लीमेंट्री कंट्रोल। और पीपीएस का यूज जो है ये लास्ट कंट्रोल है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीएस, ये 3 कंट्रोल हैं एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम के, को एक्सीडेंट प्रिवेंशन कंट्रोल, एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम में 3 तरीके से हम एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करते हैं। पहला है इंजीनियरिंग कंट्रोल, एलिमिनेशन, ट्रेनिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और यूज ऑफ पीपीएस। तो पीपीएस जो है लास्ट कंट्रोल है। ठीक, most of the minor accidents are due to material handling, striking against object, injuries by hot substances or chemical etc. ज्यादातर जो छोटे एक्सीडेंट होते हैं, कहीं मटेरियल हैंडलिंग में हो गया, कहीं ऑब्जेक्ट से टकरा गया, इंजरी हो गई, हाथ कोई गर्म चीज को छू लिया, बिल्डिंग 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 की हुई आइटम आइटम को, केमिकल का कुछ स्प्लैशेस हो गया, तो ये माइनर इंजरीज हमारे इस कुछ इन एक्टिविटीज से हो जाती है। पीपी इज ए थर्ड लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने आपको बताया ना, engineering control, administrative control, and PPs. Use of PPs.
ये थर्ड लाइन ऑफ कंट्रोल है। द फर्स्ट लाइन इज टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द वर्क प्लेस हैजार्ड। पहला कंट्रोल ये है कि आप एलिमिनेट कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए वर्क प्लेस को। फॉर एग्जाम्पल, छत पर चढ़े थे, रेलिंग लगा दीजिए, बात खत्म, इंजीनियरिंग कंट्रोल का एप्लीकेशन हो गया। ठीक, अब वो गिरेगा नहीं, आंख बंद करके भी जाएगा तो रेलिंग से टकरा जाएगा। पीपी कैन नॉट एलिमिनेट द हैजार्ड। ध्यान रखिए, हेलमेट लगा लीजिए, जूता पहन लीजिए, लगा लीजिए, लेकिन छत पे किनारे पर जाएंगे और गिरेंगे तो हेलमेट लगाने से, जूता पहनने से, मोटे कपड़े पहनने से हो सकता है कि आपका रिस्क कम हो जाए या गिरने वाले व्यक्ति का रिस्क कम हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट होगा। हैजार्ड वहां से खत्म नहीं हुआ। लेकिन इंजीनियरिंग कंट्रोल में अगर हमने वहां पर रेलिंग लगा दिया तो वहां पर एलिमिनेट हो गई, हैजार्ड खत्म हो गई, वो गिरेगा ही नहीं। पीपीएस का यूज ना भी करे तो भी जाएगा नहीं। तो पहला जो कंट्रोल है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है हम लोग सेकंड, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या है, जैसे ट्रेनिंग वगैरह आता है, जैसे आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। थर्ड, पीपीस। पीपी कैन नॉट एलिमिनेट द हैजार्ड, इट कैन हेल्प एलिमिनेट एन इंजरी और रिड्यूस इट्स सीवियरिटी। उसकी चोट की सीवियरिटी को कम कर सकता है। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, इसलिए पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपके नियंत्रण में आप हैं केवल। इसलिए पीपीई का यूज आपको करना है। आप जो अपने नियंत्रण में कर सकते हैं पहले उसको जरूर करें। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, वैधानिक प्रावधान क्या दिए गए फैक्ट्री एक्ट एंड रूल्स में? नो स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज नेम्ड बाय द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में कोई विशेष रूप से कुछ दिया नहीं गया कि इसके लिए, बट वर्किंग कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 14, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 87, 111 एंड 114 आर सच दैट free of charge PPE should be provided by the occupier for the protection from hazards due to dust, fume, gas, vapor, flying particles, glare, hot or dangerous content, entry in the confined space, explosive or flammable atmosphere. स्पेसिफिक नहीं कहा गया, बट इन सेक्शन में कहा गया कि फ्री ऑफ कास्ट पीपीएस प्रोवाइड कराए जाएंगे और इन सब चीजों से बचने के लिए, वेपर, गैस, फ्यूम, फ्लाइंग पार्टिकल एक्सेट्रा। ठीक। प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू डीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू के सॉरी बीएलडब्ल्यू, अभी तो पुरानी स्लाइड है, तो प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू BLW. In respect to BLW, a schedule of safety equipment and protective clothing first time has been prepared by Safety Cell and approved by General Manager BLW in year 2005. This schedule named Safety Schedule 2005. कैटेगरी वाइज मतलब 2005 में एक सेफ्टी शेड्यूल बना दिया गया BLW में, है ना, कि किस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के संदर्भ में कि किसको कितना मिलना चाहिए, और वो जनरल मैनेजर के द्वारा अप्रूव्ड है। कैटेगरी वाइज पीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टाफ एज पर सेफ्टी शेड्यूल 2005। उसमें कैटेगरी निर्धारित की, फिटर, बिल्डर, मशीनिस्ट, है ना, कारपेंटर, इस तरीके से कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। इन दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में टोटल BLW staff has been categorized in 40 categories, 40 कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, एंड पीपी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी पीरियोडिसिटी हैज बीन मेंशन्ड इन इट, और उसकी पीरियोडिसिटी फ्रीक्वेंसी जो है पीपी की डिस्ट्रीब्यूशन की, कब किसको कितना दिया जाना है उसमें अंकित है, वहां से देखा जा सकता है। टाइप्स ऑफ पीपीज क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपीज, रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड, हाफ फेस पीस मास्क, वेल्डर रेस्पिरेटर, डस्ट प्रूफ मास्क, ये रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग्स पीपीज हैं। नॉन रेस्पिरेटरी में क्या? सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू, हैंड ग्लव्स, गॉगल, ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट, ईयर प्लग, मफ, लेदर एप्रन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं लोगों। स्टैंडर्ड ऑफ पीपीज, पीपीज का स्टैंडर्ड क्या, मानक क्या है? पीपीज आर प्रोवाइडेड विद दीज स्टैंडर्ड, सम आर मेंशन्ड बिलो। मतलब पीपीज जो हैं वो हम लोग मानक के अनुसार से ही प्रोवाइड कराते हैं BLW में। सेफ्टी हेलमेट फॉर एग्जांपल कुछ मैंने दिखा दिया यहाँ पे। सेफ्टी हेलमेट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट के लिए IS 2925, सेफ्टी हेलमेट फॉर 2 व्हीलर्स के लिए IS 4151, सेफ्टी शू IS 15298, ऑटो डार्कनिंग वेल्डिंग हेलमेट यूरोपियन नॉर्म्स 379, यूरोपियन नॉर्म्स 166, यूरोपियन नॉर्म्स 175, एसिड प्रूफ हैंड ग्लव्स
EN 388, गॉगल लाइट ग्रीन IS 5983 1980, EN 166 2001 एंड EN 169 2002, रबर हैंड ग्लव शॉक प्रूफ EN 60903 2003। तो ये कुछ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मानक के अकॉर्डिंग जो सरकार ने बनाए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग नेशनल इंटरनेशनल मानक के आधार पे PPEs की उपलब्धता कराई जाती है। सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ PPEs, ठीक है, क्या है सिलेक्शन कैसे करें, क्लासिफिकेशन। वंस इट इज डिसाइडेड दैट PPE इज नीडेड, एक बार जब यह तय हो गया कि PPE दिया जाना है, देन सिलेक्ट प्रॉपर टाइप ऑफ इक्विपमेंट एज पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉपर इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है। मेक इट श्योर दैट द सुपरवाइजर सीज टू इट दैट द वर्कर यूजेस एंड मेंटेन इट्स करेक्टली, ठीक। अब उसको दे दिया गया तो सुपरवाइजर को ये देखना है कि कैसे, क्या वो वर्कर्स यूज कर रहा है करेक्टली, या मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रॉपर सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ PPE आर इसेंशियल, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन क्या, ट्रेनिंग है ना, उनका PPEs का प्रॉपर सिलेक्शन और ट्रेनिंग भी होना चाहिए, आवश्यक है ना, कि कैसे वो मास्क पहनेगा, कैसे वो ऑटो डार्कनिंग ब्लेंडिंग हेलमेट ऑन करेगा, कैसे उससे बचाव करेगा, इसकी एक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। BLW में सबको प्रोवाइड कराई गई है, उस टाइम पे सबको इनके बारे में जानकारी दी गई है। फैक्टर्स ऑफ सिलेक्शन आर रिक्विसाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPE आर, मतलब PPEs के क्या अच्छे क्वालिटीज होने चाहिए, कैसे हम निर्धारित सिलेक्शन कैसे करेंगे। इट शुड, पहला, इट शुड गिव एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचर, सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ हैजार्ड, है ना, वो मतलब सीवियरिटी, हैजार्ड और उसकी प्रकृति के हिसाब से पर्याप्त उससे प्रोटेक्शन करते होना चाहिए, ऐसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी मिनिमम वेट, मतलब उसका वेट कम होना चाहिए, जिससे कि लोग पहने महीने तो थके नहीं, वजन कम हो। शुड गिव मिनिमम डिस्कम्फर्ट, मतलब कोशिश ये हो कि कम से कम डिस्कम्फर्ट हो, विद प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी, मतलब ऐसा ना हो कि मिनिमम डिस्कम्फर्ट के चक्कर में या मिनिमम वेट के चक्कर में उसकी इफिशियंसी, प्रोटेक्टिव इफिशियंसी कम कर दी जाए, उसको ना कम करते हुए हम कितना उसको डिस्कम्फर्ट मिनिमम कर सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, ये सब लक्षण होने चाहिए। इट शुड बी ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव, मतलब ये ऐसा हो कि मजबूत भी हो और अट्रैक्टिव भी हो, सुंदर भी लगे, क्योंकि PPEs जो है वो शरीर पे धारण की, हेलमेट अच्छा होना चाहिए, जूता अच्छा लगना चाहिए, ग्लव्स अच्छे लगने चाहिए, तो चीजें जो है अट्रैक्टिव भी हो और ड्यूरेबल भी हो, मजबूत भी हो, चलाऊ हो, टिकाऊ हो। इट शुड नॉट कॉज एनी हैजार्ड थ्रू इट्स मटेरियल, डिजाइन डिफेक्ट, यूज और फेल्योर, मतलब इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि इसी के कारण चोट लग जाए, इसकी डिजाइन डिफेक्ट हो या इसका मटेरियल खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी सिलेक्शन में, PPEs के सिलेक्शन में ये भी पॉइंट्स कवर किए जाते हैं। इट शुड बी इजी टू क्लीन, आसानी से साफ किए जा सके हों, रिपेयर कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। द पार्ट्स, पीसेज एंड सीवियर शुड बी इजिली अवेलेबल, मतलब आसानी से इनके पार्ट्स, पीसेज जो हैं या सर्विसेज जो हैं, इनकी आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए। सॉरी, लोग जो हैं तुरंत अप्रोच करें तो वो जल्दी से चीजें साफ सुथरी हो जाएं या सर्विस मिल जाए उनको, तो ऐसे सिलेक्शन भी PPEs के करने चाहिए, है ना। अटैचमेंट टू द बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल एट इफेक्टिव, अटैचमेंट टू द बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल एट इफेक्टिव, मतलब उसके जो अटैचमेंट है बॉडी पे अगर लगने हैं तो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम जकड़ लिया, बांध लिया, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। इट शुड कंफर्म स्टैंडर्ड्स एंड टेस्ट, और ये PPEs जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को, जो मानक मैंने पीछे बताए हैं उस तरीके के, वो मानक को कंफर्म करते होने चाहिए और इनका टेस्ट हुई होना चाहिए, टेस्ट में पास होने चाहिए। कुछ मैं फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये देखिए रेस्पिरेटरी PPEs, है ना, ये हाफ फेस पीस मास्क है, हम लोग इसको यूज करते हैं पेंट शॉप में। ये देखिए मैं सर्कल जो बना रहा हूँ, ये दो दो इसके पास कार्टेज लगी हुई हैं, फिल्टर्स हैं इनके, और इन फिल्टर्स के द्वारा जो है यहाँ पर हम लोग यहाँ यहाँ से ऑक्सीजन जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं तो यहाँ से फिल्टर होके जाती है और हम छोड़ते हैं तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हाफ फेस पीस मास्क है, ये इसका अटैचमेंट है, तो ये अट्रैक्टिव भी होने चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो।
तो इनका कंफर्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके से सिलेक्शन में देखिए ये देखिए वॉल्व टाइप के यहाँ पर वो है रेस्पिरेटर है, बिल्डर रेस्पिरेटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए वॉल्व है। तो यहाँ से हम जब इन्हेल करेंगे ये वन साइड वॉल है, मतलब एक तरफ से जब इन्हेल करेंगे तो इधर से हवा यहाँ इस पूरे पोर्शन से हवा छन करके और अंदर जाएगी, ठीक है? तो जो फ्यूम्स, गैसेस, मिस्ट हैं वहाँ से छन जाएँगी। जब छोड़ेंगे तो ये पीला-पीला देख रहे हैं, इधर से वॉल्व उठेगा, इधर से एक्सहेलेशन होगा। इसमें से बाहर हम जो साँस छोड़ते हैं वो निकलता जाएगा। तो ये इसका अटैचमेंट वगैरह फ्लेक्सिबल हो, अच्छा हो, रबड़ अच्छा हो, तो ये इस तरीके से बिल्डर रेस्पिरेटर है। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज़ में देखें आप, ये हेलमेट है, जूता है ना? इस तरीके के और गॉगल्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, देख रहे हैं ये? तो इस तरीके के चीज़ें हैं जो नॉन रेस्पिरेटरी हैं, पीपीईज़ हैं। ये ईयर मफ, ईयर प्लग आप देख सकते हैं। ये ईयर प्लग है ना? लोग लगा नहीं रहे हैं कानों में। अब मैं पहनिए आप लोग इसको, मैं काफ़ी लोगों को मॉनिटर करता हूँ, बोलता रहता हूँ कि भई आप पहन नहीं रहे हैं, नॉइज़ हो रही है, डीफनेस हो जाएगी, बहरापन आ जाएगा। लोगों को जागरूक करते रहते हैं, यही अवेयरनेस है, यही ट्रेनिंग है, आपको पहनना है इसको। आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो इसको पहन के काम करिए। देखिए ईयर मफ है ना? ये इतना बढ़िया मफ मिलता कहाँ है? यहाँ पे बीएलडब्ल्यू में सब प्रोवाइड कराया जाता है। कहाँ बाहर लोगों को नसीब ही नहीं होता। आप ये सोचें कि ये 30 साल काम करने के बाद ज गए और सुनाई नहीं पड़ रहा। तो क्या अचीव करके गए यहाँ से? यहाँ से तो इसका मतलब आप लॉस करके गए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें मिल रही हैं।